वैसे तो इंसानों की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई थी, पर उनकी यात्रा करने की आदत ने उन्हें पूरी दुनिया में फैला दिया। वो लोग नए नए जगहों को एक्सप्लोर किया और मौका देखकर बस गए। इसीलिए भारत में शुरू से कोई भी लोकल नहीं था, कोई पहले आया तो कोई बाद में। सबूतों के अनुसार 20 लाख साल पहले भारत में होमो इरेक्टस यानी इंसानी बानरों का हलचल था और 70,000 ईसा पूर्व भारत में होमो सेपियंस यानी आदि मानवों की गतिविधियां दिखाई दी। भारत में खानाबदोशों का बसेरा था जो जानवर को पालते थे, खाना इकट्ठा करते थे और खेतीबाड़ी भी करते थे। 10,000 से 7,000 साल पहले भारत में द्राविड़ लोगों का बसेरा था। इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग अफ्रीका के हॉर्न से भारत में आए थे। कुछ जाग्रोस माउंटेन से भी आए थे। भारत के उत्तर पूर्व में नागा, पूर्वी भारत में संथाल और मध्य भारत में भील और गोंड और दक्षिण भारत में टोडस जैसे ट्राइब्स रहा करते थे। ये लोग प्रोटो द्राविड़ भाषाएं बोलते थे और द्राविड़ लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसे द्राविड़ भाषाएं बोलते थे। 5,000 से 3,000 साल पूर्व इन्हीं लोगों ने सिंधु नदी के घाटी पर एक सभ्यता बसाया, जहां प्राचीन दुनिया के सबसे आधुनिक शहरें बने। जब पूरी दुनिया कच्चे ईंटों के मकान में रहते थे, तब सिंधु घाटी के लोग पके ईंटों के शहर में रहते थे। उनके रोड्स, ड्रेन्स, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, कारीगरी हर चीज दुनिया वालों से ज्यादा मॉडर्न थे। पर कोई भी एम्पायर परमानेंट नहीं होता। सिंधु सभ्यता भी भारत में आर्य के आने के बाद खत्म हो गया। लगभग 3,500 साल पहले लोह युग के दौरान कुछ लोग एशिया, ईरान और पोंटिक कैस्पियन से भारत में आए थे। इन अलग अलग समूहों के घुसपैठियों को ही आर्यन कहा जाता है। उन लोगों ने ही भारत में संस्कृत भाषा और वैदिक धर्म की शुरुआत की, जो हिंदू धर्म के रूप में अभी तक जारी है। भारत से पहले दुनिया के किसी भी हिस्से में वैदिक संस्कृति का पालन किए जाने का कोई भी सबूत नहीं मिलता, पर इंडो यूरोप के यूरेशियन स्टेप और एड्रोनोवो कल्चर शुरुआती आर्यन कल्चर से काफी मिलते जुलते थे। आर्यों के वैदिक सभ्यता गंगा मैदान तक फैल गई थी। बचे कुछ द्राविड़ लोग दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे। वैदिक काल के दौरान गंगा मैदान के मगध में बृहद्रथ राजवंश के राजाओं का शासन था। उस वक्त वेदों को लिखा गया, उसमें धार्मिक भजनों को इकट्ठा किया गया, जिससे भजन, यज्ञ अनुष्ठान, बलिदान समारोह का आयोजन किया जाता था और धर्म यानी कर्तव्य पालन करने पर जोर दिया जाता था। वैदिक धर्म एक तरह का एनिमिज्म धर्म था, जो प्रकृति को इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण, वायु, अदिति, पृथ्वी, उषा और यम जैसे देवताओं के साथ जोड़ते थे और उनकी पूजा करते थे। वैदिक सभ्यता ने समाज के लोगों को 4 भागों में बांट दिया। पुजारियों को ब्राह्मण, योद्धाओं को क्षत्रिय, व्यापारियों और किसानों को वैश्य और मजदूरों को शूद्रों के रूप में बांटा गया। इसके बाद भारत में बुद्धा और महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने देखा समाज में भेदभाव बढ़ रहे थे। उच्च जाति के लोग नीच जाति को शोषण कर रहे थे। अधिकारियों ने खुद को ब्राह्मणों के श्रेणी में रखकर वैश्य और शूद्रों को शोषण करने लगा था। वैदिक धर्म में बलि प्रथा, यज्ञ, मंत्र, टोने टोटके, लालच, हिंसा और कुरीतियां इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि अब सहना मुश्किल हो रहा था। हिंदू धर्म बुराइयों से घिर गया था। धर्म ने अपनी शुद्धता खो दी थी। तब उन बुराइयों को रोकने के लिए बुद्धा और महावीर ने वैदिक धर्म को चुनौती देते हुए बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत की। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने लोगों के जीवन में शांति और सरलता लाने की कोशिश की। लालच की जगह त्याग करना सिखाया। वैदिक काल खत्म होने के बाद भारत में महाजनपद काल शुरू हुआ। बड़े गांवों को एक साथ जनपद कहलाते थे। जनपदों को ग्राम के मुखिया कंट्रोल करते थे। महाजनपद इससे भी बड़े गांव यानी नगर राज्यों को कहा जाता था। इनमें राजाओं का शासन था। वैदिक साहित्य में ऐसे 16 जनपदों का नाम उल्लेख है। इनमें मगध जैसे बड़े गंगा मैदान क्षेत्रों का नाम भी शामिल है। राजा बिंबिसार हर्यक राजवंश का पहला राजा था। वो मगध में राज करता था। वो बौद्ध धार्मिक थे और गौतम बुद्ध के समय के थे। हर्यक राजवंश के कई राजाओं ने भारत पर शासन करने के बाद शिशुनाग राजवंश सत्ता में आए, जिसकी शुरुआत राजा काल अशोक ने की थी। शिशुनाग राजवंश के बाद मगध में महापद्मानंद ने नंद साम्राज्य की शुरुआत की। इसके बाद उनके बेटे धनानंद राजा बना। धनानंद को अक्सर बौद्ध और जैन किताबों में अत्याचारी राजा बताया गया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करने के बाद वो तक्षशिला की ओर बढ़ा। फिर उसने झेलम और चिनाब नदियों के बीच के क्षेत्र में राजा पोरस को हराया।
फिर उनके बीच दोस्ती हो गई और सिकंदर ने पोरस को उसका पूरा क्षेत्र वापस लौटा दिया। सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहा और 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और उसकी सेना घर के लिए पश्चिम की ओर लौट गए। राजा धनानंद के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर राजा धनानंद को उखाड़ फेंका और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार दूसरे मौर्य सम्राट बने। इसके बाद ही बिंदुसार के बेटे अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे महान सम्राट बने। अशोक महान शुरू में बहुत ताकतवर और अत्याचारी थे। उन्होंने कलिंग पर खूनी विजय हासिल की, जो आज की उड़ीसा के क्षेत्र है। कलिंग युद्ध में खुद के हाथों से हुई तबाही को देखकर अशोक को इतना पश्चाताप हुआ कि उन्होंने सारी जीत को त्याग दिया। हारे हुए लोगों के कष्ट को देखकर उन्होंने हमेशा के लिए अहिंसा नीति को अपनाया और बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए। बौद्ध धर्म के अहिंसा नीतियों को स्तंभों और चट्टानों पर उकेरा, दूर दूर के देशों तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और बाकी जिंदगी लोगों की मदद की और सेवा में बिताया। सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे, पर उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी। इस तरह मगध में मौर्य वंश का अंत हुआ और शुंग राजवंश की शुरुआत हुई। 72 ईसा पूर्व में आखिरी शुंग राजा देवभूति को वासुदेव कण्व ने मार दिया और वह अपना कण्व साम्राज्य बसाया। कण्व के आखिरी राजा सुशर्मन की हत्या सातवाहन के राजा ने कर दिया और वह सातवाहन राज्य को बसा लिया। सातवाहनों ने रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक लेन देन को बढ़ाया, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को संरक्षण दिया। लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास सातवाहन का पतन हो गया और 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इंडो ग्रीक और हेलेनिस्टिक ग्रीक साम्राज्य मौजूद थे। इस साम्राज्य की स्थापना अलेक्जेंडर के सैनिकों के वंशज ने की थी, जो अलेक्जेंडर के साथ वापस नहीं लौटे थे और भारतीय संस्कृति में घुल मिलकर यही बस गए थे। वे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। दूसरी थी पार्थियन साम्राज्य, जो पार्थियन द्वारा स्थापित की गई थी। वे ईरानी लोग थे जो उत्तर पश्चिम भारत में विस्तार किया। यही लोग दुनिया को भारत और चीन से जोड़ा, सिल्क रोड के साथ व्यापार को आसान बनाया। आखिर में इंडो ग्रीक और पार्थियन दोनों साम्राज्य की जगह स्वदेशी राजवंशों ने ले ली, जैसे कि शक और कुषाण। शक एक ईरानी खानाबदोश का समूह था जो उत्तर पश्चिम भारत में अपने घुसपैठ के लिए जाने जाते हैं। कुषाण भी एक सेंट्रल एशिया की खानाबदोश समूह था जिसने उत्तरी भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विशाल क्षेत्रों पर शासन किया। कुषाण बौद्ध धर्म के संरक्षण और गंधार कला के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक भारत में संगम युग चला। संगम युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त दक्षिण भारत में कविता और तमिल साहित्य लिखा गया था। तब दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य और पांड्या साम्राज्य मौजूद था। तीनों के रिश्ते काफी अच्छे थे। पांड्या अपने समुद्री व्यापार, समृद्ध अर्थव्यवस्था और तमिल साहित्य के लिए जाने जाते हैं। 300 ईस्वी से 800 ईस्वी तक भारत में गुप्ता साम्राज्य था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त प्रथम और पोते समुद्रगुप्त के शासनकाल को अक्सर भारत के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है, जो कला, वास्तुकला, मंदिर, विज्ञान, गणित और साहित्य जैसे चीजों पर तरक्की हासिल की। उस वक्त साहित्य में कालिदास ने मेघदूत और शकुंतला जैसी उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण किया। गणित में आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव का आविष्कार किया। गुप्त के भारत शानदार था। साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। आखिर में इनको हुनों का आक्रमण का सामना करना पड़ा। क्षेत्रों का बंटवारा हुआ, जिससे गुप्त राजवंश का अंत हो गया। गुप्त साम्राज्य खत्म होने के बाद सत्ता में वर्धन राजवंश, मुखरिस, हूण, पुष्यभूति, गोडस, बर्मन, मैत्रकस और इसके अलावा राजपूत, सेन और चौहान जैसे राजवंश उभर कर आए। 800 से 1200 ईस्वी तक त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। गंगा मैदान को पाने के लिए 3 राजवंशों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल और आंध्र के राष्ट्रकूट के राजाओं के बीच काफी लंबे समय से युद्ध चलता रहा और आखिर में प्रतिहारों की जीत हुई। 712 ईस्वी में अरब की ट्राइब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। ये भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण था। बाद में गजनी के सुल्तान महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद भारत में मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ और उसने दिल्ली सल्तनत नामक अपना मुस्लिम साम्राज्य बनाया। मोहम्मद गोरी मामलुक थे।
इसीलिए दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले मामलुक वंश ने राज किया। इसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश मिलाकर मुस्लिमों ने लगभग 320 साल तक भारत में राज किया। इसके बाद 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल वंश के राजाओं ने भारत में लगभग 200 साल तक राज किया। इसी बीच यूरोप के पोर्तुगाल से एक नाविक वास्को डा गामा समुद्र के रास्ते भारत आ पहुंचे। भारत की कोचिन साम्राज्य पर पोर्तुगालियों ने अपनी पहली यूरोपीय बस्ती बसाई। 1612 ईस्वी में ब्रिटिश भारत पर व्यापार करने के लिए आए। उनके ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट जहांगीर के साथ व्यापारिक समझौता किया। बाद में भारत की जमीनों पर ब्रिटिशों ने हमेशा के लिए कब्जा कर लिया। वो अपना सरकार बना लिया, सड़क, ब्रिज, ट्रेन, रोड सब कुछ अपने हिसाब से बना लिया और भारतीय लोगों को ही शोषण करने लगे। 1857 को भारतवासियों ने अपने आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला युद्ध किया। इसके बाद भारतीय लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक के बाद एक विरोध आंदोलन जारी रखा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। भारत से निकलकर पाकिस्तान एक आज़ाद मुस्लिम देश बना। 1946 से 1950 तक भारत का संवैधानिक विकास हुआ। 1962 में कश्मीर के लिए भारत चीन का युद्ध हुआ। 1965 में कश्मीर के लिए फिर से भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ। 1991 में नए भारत में हमारे लिए नई आर्थिक नीति बनाई गई जो आज तक जारी है। तो ये थी मोटे मोटे तौर पर भारत का इतिहास, जो एक भारतीय होने के नाते आपको पता होना बहुत ज़रूरी है।